दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी कहानी लव हैकर। दोस्तों आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 5। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई नई कहानियां देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं आपको बता दूं, हमारी एक कहानी शाम को 7 बजे आती है, सीक्रेट घर जमाई, और उसके 110 एपिसोड हो चुके हैं। दूसरी कहानी हमारी सुबह 8:15 बजे आती है, जो हमारी सुपर वुमन मानवी है। उसी के साथ हम एक दो दिन में आपको 4 बजे एक नई कहानी और देंगे। तो आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमारी कहानियों को सभी लोग सुन पाएँ। चलिए आज की एपिसोड नंबर 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। कार्तिक आरोही को बोलकर तो आ गया था कि वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी कि वो क्या करेगा और कैसे करेगा। उसके पास इतना बड़ा बर्डन आ गया था, उसने आज तक जो झेला नहीं था। वहीं तब उसके दोस्त का उसके पास जैसे ही कॉल आया, वो उसको खुशखबरी देने ही वाला था, तभी उसके मुंह से शादी की बात भी निकल गई। जैसे तैसे करके उसने शादी की बात को टहला दिया। उसके बाद वो गेमिंग जोन में जाने के लिए तैयार हो चुका था। लगभग 20 मिनट में वो गेमिंग जोन पहुंच गया। वहां आरव और ईशान उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। दोनों कार्तिक को देखते ही खुश हो गए। कार्तिक ने भी बाइक एक साइड में पार्क की और उनके साथ अंदर चला गया। तीनों ने गेमिंग रूम खुलवा लिया, जिसे वे हर रोज इस्तेमाल किया करते थे। तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और अब कार्तिक ने PS5 स्टार्ट किया और गेमिंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे वो गेम स्टार्ट करने वाला था, ईशान ने रुकते हुए कहा, रुक जा मेरे चीते, कहाँ भागे रहा हो? पहले ये तो बता दे, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? आज हो क्या गया तुझे? कार्तिक ने एक बार रुककर उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ यार, छोड़ो ना, मुझे गेम खेलने दो। और ये बता, तुम लोग कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे थे? वो साफ साफ ईशान और आरव को टालने की कोशिश कर रहा था। तभी आरव ने उनके बीच में बोलते हुए कहा, नहीं यार, पहले तू बता कि आखिर हुआ क्या है। अगर तुमने अभी भी हमें टालने की कोशिश की तो देख लेना, हम दोस्ती खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आरव को अब कार्तिक की चिंता होने लगी थी। कार्तिक ने जब देखा कि वो दोनों ऐसे उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो उसने भी सोचा कि अब उसको बताना ही पड़ेगा। उसने धीरे से कहा, ओहो यार, यार वो मेरी शादी तय हो गई। आरव और ईशान उसकी बात सुनकर दंग रह गए। दोनों ने चौंकते हुए कहा, क्या? अरे कब और कैसे? तू इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे क्यों छुपाना चाहता था? दोनों एक साथ बोल रहे थे। तभी ईशान ने उसको बोलना बंद करके इशारा करते हुए कार्तिक से कहा, अरे कार्तिक यार, चल अब पार्टी तो दे दे। अब हम भी तुम्हें खुशखबरी तभी सुनाएंगे जब तुम हमें शादी में पार्टी दोगे। तभी उनके एक्साइटमेंट में उलट कार्तिक ने निराश होते हुए कहा, अरे यार, कहाँ की पार्टी? बेवजह की जबरदस्ती हो रही है मेरे साथ। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे भाई की शादी है एक दिन बाद, तो अब ये समझ लो कि वो मेरे भाई की नहीं, मेरी ही शादी हो रही है। तुम दोनों उस शादी में दूल्हे के रूप में मुझे ही देखोगे। कार्तिक की बात सुनकर आरव और ईशान दोनों ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था और कार्तिक ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आरव ने उसको गहरी चिंता और गहरी सांस लेते हुए इशारा करते हुए कहा, अरे अरे रुक ना चीते, पहले डिटेल में बता कि आखिर बात क्या हुई है। कार्तिक वहां रखा काउंटर पर पानी का गिलास उसने पिया और एक घूंट पानी के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, अरे यार आरव, मेरे साथ वो जबरदस्ती कर ली गई है, ये समझ लो। मेरे भाई ने शादी से इनकार कर दिया और इसलिए अब मुझे उसकी मंगेतर से शादी करनी पड़ रही है। उसके चेहरे पर निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। तब ईशान ने एक मजाक भरे लहजे में कहा, अरे वाह, ऐसी जबरदस्ती तो यार सबके साथ होनी चाहिए। और ये कहते वो जोर जोर से हंसने लगा। आरव भी उसके साथ हंसने लगा। कार्तिक को उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। उसने हंसते हुए फिर भी कहा, हाँ हाँ ठीक है, हंस लो तुम लोग। मैं इसलिए ही तो तुम्हें नहीं बता रहा था, तुम दोनों अब ऐसे ही मेरा मजाक बनाओगे। उसकी बात सुनते ही ईशान और आरव चुप हो गए। आरव ने चुप होते हुए उससे कहा, अरे यार, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा,
तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो पहले ही जवाब दे देना था। कार्तिक ने धीरे से कहा। अरे यार, कैसे जवाब देता यार, मजबूरी में हाँ करनी पड़ गई। आरोही ने मुझे ऐसा करके उसने पूरी बात दोनों को बता ही दी। तभी आरव ने उसका मूड बदलने के लिए कहा, चल छोड़, इन बातों को तो छोड़, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरे चेहरे का मूड ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद गेमिंग वालों ने एक कंपटीशन रखा है दोस्त। कार्तिक को थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी। आरव की बात सुनकर वो भी खत्म हो गई। उसने निराश होते हुए कहा, वाह, वो तो हर साल के कंपटीशन रखते हैं ना, इसमें कौन सी खुशखबरी है यार। वो हर साल इस कंपटीशन में हिस्सा लेता था और हर साल फर्स्ट प्राइज भी जीतता था, इसलिए ये उसके लिए कोई बड़ी खुशखबरी नहीं थी। लेकिन तभी ईशान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, अरे चीते, रुक जा, हमेशा तू जल्दी में क्यों रहता है। खुशखबरी तो ये है कि इस साल प्राइज तेरी ड्रीम बाइक डुकाटी सुपर लैग्रा V5 V4 है, इसलिए ये बात तो पार्टी करने वाली बनती है ना दोस्त। उसकी बात सुनकर कार्तिक खुशी से झूम उठा। उसने खुश होते हुए कहा, अरे ये हुई ना खुशी वाली बात। चलो अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जल्दी से कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो, मैं तब तक गेम डेवलप करना शुरू कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी गेम खेलने लगा। अब कार्तिक का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक हो चुका था। तीनों दोस्त हंसी मजाक करने लगे थे। कार्तिक का कितना भी मूड खराब ना क्यों हो, वहां गेमिंग जोन में आकर उसका मूड लगभग ठीक हो ही जाता था। इसी वक्त उधर लावण्य अपने विला के एंट्री गेट पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। ठीक 1 मिनट के बाद वहां एक ब्लैक ऑडी आकर रुकी और उसमें से एक 50 साल का आदमी नीचे उतरा, जिसके आधे से बादल ज्यादा सफेद पड़ गए थे। वो लंबा चौड़ा मस्कुलर बॉडी वाला, उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा लावण्य से ही मिलता था। यह आदमी कोई और नहीं, काशीनाथ त्रिपाठी था, लावण्य त्रिपाठी का पापा। जैसे ही काशीनाथ त्रिपाठी गाड़ी से बाहर निकला, लावण्य भागते हुए उसके गले लग गई और उसने खुश होते हुए कहा, डैडी आप आ गए। काशीनाथ त्रिपाठी ने भी खुशी खुशी अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मेरी जान, मेरा प्यारा बच्चा कैसा है। लावण्य ने उसको विला के अंदर लेकर जाते हुए कहा, आई एम फाइन डैडी, बट हाउ आर यू। काशीनाथ भी खुश होते हुए बोला, आई एम ऑल्सो गुड माई प्रिंसेस। इस इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया है, कैन आई नो दैट मैडम। लावण्य ने खुशी खुशी काशीनाथ का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, आप अंदर तो आइए पहले। ये कहते हुए वो काशीनाथ को अंदर लेकर जाने लगी और आगे पूछा, हाउ आज योर फ्लाइट डैडी। काशीनाथ ने एक खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा, फ्लाइट वॉज गुड माई डियर। लावण्य ने थोड़ा मासूम और बचकाने अंदाज में कहा, डैडी मैं आपका पूरा दिन इंतजार कर रही थी, आप इतनी देरी से क्यों आए। काशीनाथ ने तुरंत बात का जवाब देते हुए कहा, आई नो माई डियर, लेकिन मेरी फ्लाइट ही लेट थी, मैं क्या करता। तभी लावण्य ने उसको लिविंग रूम में सोफे पर बैठाया और अपनी हाउस कीपर को आवाज देते हुए कहा, रीना दीदी डैडी के लिए कॉफी लेकर आओ। और वो अपनी हाउस कीपर को कॉफी के लिए कह रही थी। तभी काशीनाथ ने उनको बीच में रोकते हुए कहा, अरे बेटा, कॉफी वो भी तो होती रहेगी, पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि मुझे इसी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तुमने। लावण्य ने काशीनाथ के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा, यस पापा, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह अच्छा, तो ठीक है, जल्दी बताओ, मुझे अब अपनी एक्साइटमेंट छुपाई नहीं जा रही। तभी लावण्य ने थोड़ा सा खांसते हुए अपना गला साफ किया और कहा, डैडी आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। काशीनाथ ने बीच में कहा, "हम्म, चाहता नहीं था, चाहता हूं। मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। लेकिन तभी लावण्य के चेहरे पर भाव देखकर उसको कुछ महसूस हुआ और उसने अंदाजा लगा लिया और कहा, वेट अ मिनट, ये तुम्हारी जिंदगी में कोई आ तो नहीं गया है, आई एम राइट। लावण्य ने शर्माते हुए कहा, हाँ, और सिर हिलाते हुए जवाब दे दिया यस, और मुस्कुराते हुए काशीनाथ की तरफ देखने लगी। काशीनाथ ने भी उसकी यस सुनते ही खुशी से खिलखिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ मेरी प्यारी बेटी। मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि तुम्हारी शादी हो जाए। हु इज द लकी पर्सन, कौन है भाई
बताओ बताओ, लावण्या ने शर्माते हुए कहा। वो जी जी पापा, वो हिज नेम इज राघव कपूर। उसकी बात सुनते ही काशीनाथ चौंक गया। उसने नाम पहले आज तक कभी सुना नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, "हम्म, राघव कपूर कौन है ये?" ये कहते हुए उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तभी लावण्य ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो राघव कपूर हमारी कंपनी में ही जॉब करता है डैडी। उसकी बात सुनकर काशीनाथ के माथे पर बल पड़ गई। उसकी एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, हमारी कंपनी में काम करता है? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ डैडी, वो मेरी कोर टीम का मेंबर है और बहुत होशियार भी है। बहुत कम वक्त में उसने बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है कंपनी में। ये कहते हुए वो काशीनाथ के रिएक्शन का इंतजार करने लगी। तभी काशीनाथ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, तुम्हें एक मामूली से एम्प्लॉय से शादी करनी है? उसकी आवाज में निराशा साफ साफ झलक रही थी। वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी लावण्य ने गंभीर होते हुए कहा, डैडी, राघव मामूली नहीं है। तभी काशीनाथ ने थोड़ा अपनी कड़क आवाज में कहा, लावण्या, अच्छे से अच्छा खानदानी अमीरजादा तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, और तुम्हें कौन पसंद आया कि एम्प्लॉय? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इस मुद्दे पर अब और कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहते वो वहां से खड़ा हुआ और जाने लगा। लेकिन तभी लावण्या ने थोड़ा उदास स्वर में कहा, लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ डैडी। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने रुकते हुए कहा, ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कहो। उसकी बात पर लावण्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जब मैं किसी से बात कर रही हूं तो वो ऐसे उठकर बीच में से चला जाए। ये कहते हुए वो गुस्से में काशीनाथ को देख रही थी। तभी काशीनाथ भी उसके गुस्से और नाराजगी को देख रहा था, और वो अपनी बेटे को कभी भी इस तरह से निराश होता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया उसकी बात सुनने के लिए, और उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, ठीक है, बोलो, अब बोलो। लवण्य ने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, डैडी, राघव मेरी पसंद है। मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर है वो। जैसा मैं लाइफ पार्टनर चाहती हूँ ना, बिल्कुल वैसा। वो हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग है, जैसा मैं चाहती थी हमेशा से, बिल्कुल वैसा ही। आप जब उससे मिलेंगे ना, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो काशीनाथ को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन काशीनाथ ने उल्टा उसको समझाते हुए कहा, लावण्या, तुम उसकी बाहरी पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई। वो तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी जो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे अंडर काम करता है, तुम्हारी सैलरी पर पल रहा है, तुम उसको लाइफ पार्टनर बनाने जा रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? कुछ तो दिमाग से काम लो। लवण्या ने फिर भी कोशिश करते हुए कहा, डैडी, मैं उसको 5 साल से जानती हूँ। मेरी कंपनी में काम करता है, और आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा? ही इज द मोस्ट कैपेबल मैन फॉर मी। वो हर हाल में राघव से शादी करना चाहती थी, राघव को पागलों की तरह प्यार करती थी। काशीनाथ ने फिर भी उसको समझाने की कोशिश की और कहा, नहीं नहीं, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती इन लोगों को। तुम्हें पता नहीं है, मिडिल क्लास लड़के अपनी हायर एजुकेशन और गुड लुकिंग पर्सनैलिटी से अमीर घर की लड़कियों को फंसाते रहते हैं। स्वीट स्वीट बातें करके उनका दिल मोह लेते हैं, और अपनी तरक्की के लिए उनको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लावण्य ने उनकी एक बात भी समझने के लिए तैयारी नहीं की। उन्होंने थोड़ा गुस्से अंदाज में कहा, डैडी, 5 ईयर्स, 5 साल से मैं आपका सारा बिजनेस संभाल रही हूँ। आप तो खुद पेरिस में भी अपनी वाइफ के साथ होते थे ना। जितनी भी बड़ी बिजनेस डील होती वो मैं खुद अकेली फाइनलाइज करती हूँ। मैंने आपकी 200 करोड़ कंपनी को 2000 करोड़ की कंपनी बना दिया, और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी पसंद गलत हो सकती है? वाह, व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड। पर क्यों पापा? असल में काशीनाथ की 2 शादियां थी। एक तो लावण्या की माँ शीतल मेहरा, और दूसरा उनकी अभी की जो वाइफ थी वो। जब लावण्या 18 साल की थी तो उसके मम्मी पापा ने डिवोर्स ले लिया था। उसकी माँ शीतल अभी यूके में रहती थी। तभी काशीनाथ ने उदासी से कहा, नहीं लावण्या, ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। बिजनेस डील्स करना एक अलग बात है, और तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, ये तुम्हारा लाइफ का फैसला है। उसकी बात सुनकर लावण्या के चेहरे के भाव बदल गए,
और गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी काशीनाथ ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, और हाँ लावण्या, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा किसी को। लेकिन लावण्या ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसने गुस्से में अपना कमरा का दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया। इसी समय उधर मेहता मैंसन में सभी अभी आरोही के फैसले के बारे में सोच ही रहे थे। कोई भी उसकी शादी कार्तिक से करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सभी जानते थे कि कार्तिक एक लापरवाह और नाकाम इंसान है, जिसके ना कोई जॉब है और ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग। आरोही अपने रूम में बैठी थी और तभी दशरथ उसके रूम में आया और उसके पास ही बैठ गया। वो उसको कार्तिक से शादी न करने के लिए मनाने के लिए आया था। जब कार्तिक ने पूछा था कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, तो किसी ने उसको हाँ नहीं कही थी। सिर्फ आरोही ने ही उसकी मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लिया था। जैसे ही दशरथ आरोही के पास बैठा, आरोही के दिल की बात को समझते हुए उसने कहा, मैं मैं जानती हूँ बाबा, आप क्या बात करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर दशरथ ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आरोही, तुमने क्यों किया बेटा ऐसा। वो अपनी बेटे के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा बाबा मुझे यह फैसला बहुत ठीक लगा। आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। उसकी बात सुनकर दशरथ ने थोड़ा चिंता और नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी बेटी। मेरे लिए मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं। मुझे दुनिया की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है बाबा। मैं अपने फैसले पर बिल्कुल भी शर्मिंदा भी नहीं हूँ। आपको भी नहीं होना चाहिए। मेरे लिए आपकी इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। लेकिन दशरथ ने उसको मनाने की कोशिश करते हुए कहा, कार्तिक, तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है आरोही। वो तुम्हें कभी खुश भी नहीं रख पाएगा। प्लीज ऐसा मत करो बेटी अपने साथ। शादी की जिंदगी की कमिटमेंट और ये नाम, तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो ना, मेरे लिए, सानवी के लिए, मगर अपनी जिंदगी भर की खुशियों का गला घोट कर। ये कहने के बाद दशरथ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, आरोही, और वो कार्तिक कोई जॉब या बिजनेस भी नहीं करता है, उसका कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है बेटा। उसने अपनी बात खत्म की थी। आरोही ने तुरंत उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, और जिसका फ्यूचर था पापा, उसने क्या किया। अब कम काबिल से रिश्ता जोड़कर देख लेते हैं, क्या पता कुछ ठीक हो जाए। ये कहते हुए वो रुक गई। उसने थोड़ा मुस्कुराने की फिर कोशिश की और आगे कहा, बेशक उसका कोई करियर ना हो, कोई जॉब ना हो, लेकिन कम से कम इस वक्त तो हमारे साथ खड़ा है ना बाबा। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी सानवी भी आरोही से बात करने के लिए तेजी से उसके रूम में आ गई। लेकिन जैसे वो रूम के बाहर पहुंची, उसने आरोही की आवाज सुन ली थी। वो वहीं बाहर खड़ी उसकी बातें सुनने लगी। वो भी जानना चाहती थी कि आरोही के दिल में आखिर चल क्या रहा है। तभी आरोही ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा, जब बात इज्जत पर आती है ना, तो इंसान बड़े बड़े मुश्किल फैसले भी ले लेता है। ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। उसने इतना ही कहा था कि तब तक उसकी छोटी बहन कोयल भी अपनी बहन सानवी के पास आकर खड़ी हो गई। तभी आरोही ने दशरथ को समझाते हुए कहा, बाबा, याद है आपको, जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तब मेरी स्कूल से शिकायत आई थी। सब बच्चों ने बहुत शोर मचाया क्लास में, सबके पेरेंट्स को बुलाया था, पर स्कूल ने फिर आप भी आए थे ना। मुझे याद है बेटिया, तुम लगभग 10-12 साल की थी ना उस समय। कितना रोई थी ना बाबा मैं, आपको पता है। उसकी बात सुनकर दशरथ ने कंफ्यूजन में ना में सिर हिला दिया और कुछ भी नहीं कहा। आरोही ने उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार फील हुआ था कि मैंने शायद अपने बाबा की इंसल्ट करवा दी, आपको शर्मिंदा किया। घर आकर भी कितना रोई मैं। और आपको याद है, आपने मुझसे कहा था कि मेरी बड़ी बेटी हो, बहादुर बेटी हो, तुमने बड़े होकर अपनी बहनों को भी संभालना है, उनका सहारा बनना है, ऐसे नहीं रोते रहना, आपने मुझसे कहा था। उस दिन मैंने आपसे 2 वादे किए थे। एक, अपनी बहनों का मजबूत सहारा बनूंगी, और दूसरा, अपनी मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इसलिए मैंने जो फैसला किया है, मुझे ये करने दीजिए। प्लीज बाबा, मुझे ये करने दीजिए।
मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप से कभी भी नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। ये सोचकर कि मैंने अपने मम्मी पापा को शर्मिंदा कर दिया, दुनिया के सामने उनकी रेपुटेशन धूमिल कर दी, या किसी के सामने ये सोचकर कि मैंने अपनी बहनों को उदास कर दिया, वो मेरी वजह से उदास है, मैं खत्म हो जाऊंगी ये सोचकर। प्लीज मुझे ये सब करने दीजिए, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाबा, मुझे मुझे हमारी रेपुटेशन को धूमिल होने से बचाने दीजिए, लोगों का मुंह बंद कराने के लिए करने दीजिए। उसकी बात सुनकर सभी भावुक हो गए थे। दशरथ तो कुछ बोल ही नहीं पाया था और वहां से उठकर बाहर चला गया। सानवी और कोयल उसके रूम में आई और उसको गले लगाकर रोने लगी। तभी आरोही ने उन दोनों को चुप करवा दिया। उसके बाद सानवी को शाम के हल्दी और मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार होने के लिए कहा। सभी चुपचाप वापस से तैयारियों में लग गए थे। अब कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे ही तैयारियां करते करते शाम हो गई। शाम को कार्तिक की बहन रोशनी अपने पति मयंक के साथ सानवी के ससुराल वाले भी मेहंदी की रस्म करने के लिए उनके घर आ गए थे। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से निपट गया था। वहीं उधर कार्तिक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वो अपने रूम में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा एक गेम डेवलप कर रहा था। उसके पास ऐसे ऐसे गेमिंग आइडियाज थे। वो चाहता तो कब का अपने गेमिंग कंपनी भी खड़ी कर चुका होता, लेकिन वो एक काम कम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता था। उसको ऐसे ही गेम बनाते बनाते सुबह हो गई। वो पूरी रात नहीं सोया। उसने पूरी रात एक गेम बनाकर कंपटीशन के लिए सबमिट भी कर दी। उसके बाद वो बिस्तर पर जाकर लेट गया। इसी समय उधर लावण्या गुस्से में अपने रूम का दरवाजा लॉक किए बैठी थी। काशीनाथ पूरी रात से चिंता में उसका दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन लावण्या ने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। लावण्या ने सुबह खोला तो वो पूरे गुस्से में काशीनाथ को देख रही थी। काशीनाथ ने उसके पास जाते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया बेटा तुमने? कल से कमरे के बाहर नहीं निकली हो, ना तुमने कुछ रात को खाया पिया। ऐसा कोई करता है क्या? तभी लावण्या ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैं लंदन जा रही हूँ, मम्मा के पास। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूज गई थी, जैसे वो पूरी रात सोई नहीं और रोई रोई हो। वहीं उसकी बात सुनकर काशीनाथ को शोक लगा। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लावण्या को किस भाषा में समझाए। तभी लावण्या ने उदास होते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं यूके जा रही हूँ मोम के पास। मैं आपको भी यही बता रही हूँ। काशीनाथ ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, क्या क्या तुम ये सब कुछ छोड़कर जा रही हो? लावण्या ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ, आपको जो समझना है समझ लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि अब आपको अपना बिजनेस खुद संभालना चाहिए। मैं ना समझ हूं ना, मुझे तो कुछ संभालना नहीं आता, तो अच्छा होगा कि अब आप अपना बिजनेस खुद ही संभाल लें। ये कहते हुए उसने नाराजगी में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। काशीनाथ उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी बात सुनकर काशीनाथ की भौहें तन गई। वो आगे बढ़कर अपनी बेटी के पास गया। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, लावण्या, गलत बात पर नाराज हो रही हो तुम? बाप की तरह मैं भी तुम्हारा फ्यूचर अच्छा देखता हूँ। बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे परिवारों के उत्तराधिकारी तुमसे शादी करना चाहते हैं, और तुम यहाँ जहां भी हाँ कहोगी, खुशी से तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक, हमारे स्टेटस के हिसाब से। ये सब कहते हुए उसका गला भर गया। वो अपने बेटे से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसने धीरे से फिर कहा, कुछ तो मेरे बारे में भी सोच लो बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूं। लेकिन लावण्य ने तुरंत तंज भरे लहजे में कहा, आपने सोचा था ना, 18 साल की शादी को जब आपने खत्म किया तो क्या सोचा था आपने मेरा? आप और मम्मा अलग हो गए। आपको तब मेरा ध्यान आया था क्या? छोड़ दिया था आपने मम्मा को। मैं उस समय 16 साल की थी। तब आपने मेरे बारे में एक बार भी सोचा क्या? अब आप कितने आराम से कह रहे हैं कि मैं अपनी पसंद को छोड़ दूं, आपकी पसंद को देखूं। कितने खुदगर्ज इंसान है डैडी आप। लवैना की बात सुनकर काशीनाथ टूट गया था। उसको बिल्कुल भी अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। कुछ देर के लिए रूम में बिल्कुल एकदम से शांति छा गई। कुछ ऐसे ही सोचने के बाद काशीनाथ ने लवण्या से कहा, ठीक है, बुलाओ उसे। उसकी एकदम से बुलाने की बात सुनकर लवण्या हैरान शोक होते हुए बोली, क्या? किसको? उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अब ये क्या सुन लिया।
तभी काशीनाथ ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, हाँ हाँ, बुलाओ उस राघव को, आज ही बुला लो, इधर बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। लावण्य ने थोड़ा सा हैरान होते हुए कहा, आर यू सीरियस डैड? काशीनाथ ने खड़े होते हुए अपने हाथ पीछे बांधते हुए कहा, बाप के प्यार पर शक मत करना लावण्य। हाँ, और मैं और तुम्हारी माँ, वी हैव बीन बेस्ट पेरेंट्स, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, और मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से बाहर चला गया। वहीं लावण्य ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब मुस्कान आ गई थी। उसने अपना फोन उठाया और राघव को कॉल मिला दी खुशखबरी सुनाने के लिए। कुछ ही रिंग्स में उधर से राघव ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, इतनी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया मुझे? इधर से लावण्य ने खुश होते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। डैडी हमारी शादी के लिए मान गई। उन्होंने आज तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अब जल्दी से आने के लिए तैयार हो जाओ। राघव ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या, रियली? लावण्य ने खुशी खुशी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, अब जल्दी करो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। राघव ने खुश होते हुए कहा, ओके हनी, मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया और तैयार होने के लिए चला गया। अब आपको क्या लगता है, क्या राघव वहां पर जाकर उसके डैडी को कन्विंस कर पाएगा? क्या काशीनाथ त्रिपाठी राघव को अपना लेगा? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक एक जरूर कर दें। लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड भी नहीं लगता, लाइक जरूर कर दें। इसके पीछे एक हाइप का बटन है, वो भी जरूर दबा दें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को जरूर से जरूर शेयर करें और पूरे हिंदुस्तान में इस कहानी को अपने लेवल पर पहुंचा दें।